डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। घर का दरवाज़ा खोलते खोलते मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। दरवाज़ा खोला, सामान फेंका और मैं लेट गया अपने बेड पर। हर रोज़ की तरह आज भी घर आया था। थका हुआ था, लेकिन आज मैं खुश था। हर रोज़ स्कूल में पढ़ाता हूँ बच्चों को। शाम के वक्त घर आते आते थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ना सिर्फ शारीरिक थकान वो होती है, मानसिक थकान भी होती है। बहुत समय से छुट्टियां लेना चाहता था, लेकिन आज वो दिन आ ही गया। कल से 10 दिनों की छुट्टियां। आराम करूंगा और चला जाऊंगा दादाजी के उस घर में जहां मैं कभी बचपन बिता चुका हूं। जंगल के बहुत पास बना वो घर आज भी मुझे दादाजी की याद दिला ही देता है। जल्दी से नहाया था मैं, सामान पैक किया। वक्त रात का हो चुका था, लेकिन मैंने गाड़ी में सामान रखा और थकान कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला था। भले ही रात का वक्त था और इस समय मैं सो जाया करता हूं, लेकिन अब तो नींद नहीं आ रही थी। वहां तक पहुंचने में मुझे काफी लंबा समय लगने वाला था, लेकिन आखिरकार मैं वहां पर पहुंच ही गया। आधी रात का वक्त हो चुका था। आसपास के कई घर देखे मैंने, लेकिन सामने वो दादाजी वाला घर जहां समय समय पर मैं आता ही रहता हूं। मुझे अकेलापन पसंद है तो यहां चला आता हूं। काम नहीं करता, बस आराम करता हूं। और पीछे जंगल है जहां पर घूमने की जगह बनी है। अब ऐसी जगह नहीं जहां कोई आम आदमी आ सके, कह सकते हैं फॉरेस्ट ट्रायल, रास्ता जंगल में हाइकिंग करने के लिए। और वहां जाकर मुझे बड़ी खुशी होती है। 30 साल हो चुके हैं मैं वहां पर जाता हूं। जब बच्चा था तो दादाजी के साथ जाता था, कभी अपने पिता के साथ भी जाता था, लेकिन अब मेरे पिता अलग शहर में रहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ आने का मौका समय समय पर मिलता ही रहता है, इसीलिए फिर से मैं घूमने के लिए जाना चाहता था। इंतज़ार हो ही नहीं रहा, लेकिन वक्त आधी रात का था। मैंने गाड़ी आगे लगाई, सामान निकाला, उसके बाद घर के अंदर सामान रख दिया और मैं बेड पर लेटा था कुछ समय इंतज़ार करने के लिए। मुझे लगा था सामान सही जगह टिका लूंगा, लेकिन जैसे ही मैं बेड पर गिरा कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठा था, सबसे पहले एक ही काम करना चाहता था, आसपास घूम कर आऊं, आस पड़ोस के जितने लोग हैं उनसे मिलकर तो आऊं। बचपन की कुछ यादें ताज़ा ही हो जाएंगी। अब सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये कोई गांव नहीं है। यहाँ दूर दूर किसी किसी का घर बना हुआ है। जंगली इलाके में बने हुए ये घर भले ही दूर दूर थे, लेकिन लोगों में प्यार बहुत ज़्यादा था। चलते चलते कुछ दूर गया मैं और मुझे वो पुराने अंकल मिल गए। बचपन से मैंने उन्हें देखा है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे दादाजी के साथ पढ़ा करता था। उम्र काफ़ी ज़्यादा है उनकी, लेकिन आज भी अच्छे से चल पाते हैं। उनसे मिला, कुछ और लोगों से मिला और आगे वाले गांव तक चलते चलते पहुंच गया। 4 किलोमीटर चल पड़ा था मैं सिर्फ गांव में लोगों को मिलने के लिए। उस गांव में भी लोगों से बात की। लोग अब तक नहीं बदले। मैं इतने सालों से यहां पर आ रहा हूं, आज भी वैसी ही बातें करते हैं। गांव में कुछ नए लोग थे जिनसे मैं बातें करने लगा और उन्हें लगा कि मैं नया हूं, इसीलिए मुझे बताने लगे, आप वो जंगल के पास वाले घरों में रहने लगे हैं। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा तो ध्यान रखिएगा, रात के वक्त लाल कपड़े पहनकर जंगल में मत जाइएगा, यहां पर कोई लाल कपड़े नहीं पहनता। मैं हंसने लगा और कहने लगा, अरे यहाँ पर 30 सालों से रह रहा हूँ और जानता हूँ इस किंवदंती के बारे में कि लाल कपड़े पहनकर जंगल में कभी मत जाना, जंगल में भूत प्रेत का वास है। अरे नहीं पहनूंगा। बचपन की यादें ताज़ा करवा दी। दादाजी मुझे हमेशा टोका करते थे,
क्योंकि मेरा पसंदीदा रंग लाल था। मैं लाल रंग की शर्ट पहनकर घुमा करता, खेला करता और दादाजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते कि घर के बाहर तक ठीक है, अंधेरा होने से पहले पहले घर के अंदर चले आओ या कपड़े बदल लो। मैं कपड़े नहीं बदलता था, बल्कि जल्दी से घर के अंदर चला जाता था। पसंदीदा रंग था मेरा। वो बचपन की यादें ताज़ा करवा दी इन लोगों ने। क्या है, जंगल में कोई लाल कपड़े पहनता ही नहीं। और अब मैं ध्यान देने लगा, लोगों ने हर रंग के कपड़े पहने हुए, लाल रंग के कपड़े किसी ने नहीं पहने थे। इस बार ज़्यादा ध्यान दिया था मैंने, और कुछ लोगों से मैंने पूछा क्या इसका कारण वो जंगल की किंवदंती है। हर किसी ने हाँ में सर हिलाया था, जो जानते थे वो भी, जो अनजान थे वो भी। फिर दोपहर तक मैं वापस अपने घर तक पहुंच चुका था। फिर मैंने गाड़ी निकाली और पास के शहर से कुछ खाने पीने का सामान लेकर आऊं, ये सोचकर मैं निकला था। 1-2 घंटे लग चुके थे। वापस आते वक्त मैंने ध्यान दिया, अरे गाड़ी में तो पेट्रोल काफ़ी कम है। तो मैं एक पेट्रोल पंप पर रुका पेट्रोल भरवाने के लिए, लेकिन वो लड़का मुझे कहने लगा था, आप आगे की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगा लिफ्ट मांगेगा कि मैं भी आगे जाना चाहता हूँ, मुझे साथ ले जाइए। मैंने कहा हाँ हाँ तुम आ सकते हो। उसने कहा मैं आगे जाने के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, लाल कपड़े मत पहनिएगा। जंगल के पेड़ लाल रंग को याद रखते हैं। उसने मुझे चेतावनी दी थी और ये चेतावनी मैं कई बार सुन चुका था। ये दादाजी के शब्द थे जो वो बचपन में मुझे बताया करते थे कि पेड़ लाल रंग को याद रखते हैं। वहाँ से गाड़ी लेकर मैं वापस निकला था। घर पहुंचकर बार बार वो शब्द मेरे दिमाग में घूमे जा रहे। क्या पागल लोग हैं, लाल रंग, जंगल में पेड़ लाल रंग को याद रखते हैं। मैंने तो सुना है जो सांड होते हैं वो लाल रंग को देखकर गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन इस जंगल में मैंने किसी सांड को नहीं देखा और ना ही किसी और जानवर ने किसी पर कभी हमला किया। तुम लोग लाल रंग से इतना ज्यादा क्यों डरते हैं? शाम का वक्त हो चुका था और मैं अपनी उस रूटीन को फॉलो करना चाहता था। हर शाम जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं जंगल में घूमने के लिए जाता हूँ और कई लोग ऐसा करते हैं। तो जंगल में हो सकता है शाम के वक्त मुझे कई लोग मिल जाएं, या हो सकता है कोई अब इस तरफ जाता ही ना हो। लेकिन अच्छा है ना, खाली घूमूंगा, देखूंगा और कुदरत की गोद में ऐसे घूमते हुए मज़ा बहुत आता है। लेकिन पहले कपड़े बदल लेता हूँ। ऐसा करता हूँ, दादाजी के पुराने कपड़े पहन कर जाता हूँ, इससे दादाजी की यादें ताज़ा हो जाएंगी। मैंने दादाजी वाला वो पुराना ट्रंक खोला, एक एक करके उन कपड़ों को खंगाल रहा था। फिर मुझे लगा यार ये वाले कपड़ों का इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ। वो जो नए कपड़े थे उनके, जो पिताजी कहा करते थे संभाल कर रखने हैं, अब संभाल कर क्या रखने, इस्तेमाल करता हूँ, इससे दादाजी खुश होते। वो पुराने वाला ट्रंक खोलता हूँ। मैंने जैसे ही वो पुराने वाला ट्रंक खोला, सबसे पहले ऊपर रखी हुई वो शर्ट, दादाजी की लाल रंग की शर्ट, आंखों में पड़ने लगी थी, क्योंकि दादाजी लाल रंग पहनना नहीं करते थे, मना किया करते थे कि यहाँ लाल रंग कोई नहीं पहनता। क्या पता कब गलती हो जाए, कब कोई लाल रंग पहनकर जंगल में चला जाए, इसीलिए लाल रंग कोई पहनता ही नहीं। ये शर्ट बिल्कुल नई की नई थी। हो सकता है दादाजी को किसी ने गिफ्ट दी हो और दादाजी ने कभी पहनी ही ना हो, तो मैं इसे पहन सकता हूँ। लेकिन सब कहते हैं कि लाल रंग के कपड़े पहनकर जंगल में नहीं जाना, उसका क्या? अरे भाड़ में जाए, लाल रंग की शर्ट पहनकर जाता हूँ, देखता हूँ क्या नज़र आता है मुझे। मैंने दादाजी वाली लाल शर्ट पहन ली थी। उसके बाद पूरी तैयारी, पानी से भरी हुई बोतल, एक चाकू ताकि मुश्किल की घड़ी में मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, एक लाठी ताकि कोई जानवर करीब आया तो लाठी से वार करके उसे भगा दूंगा, बस एक टॉर्च पकड़नी होगी, हो सकता है अंधेरा हो जाए। ऐसे ही जंगल में जाऊंगा, घूमकर 1-8 घंटे में वापस आ जाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा। इस बार ना इस तरफ जाता हूँ जहाँ पर वो तालाब है, हो सकता है मन करे वहाँ नहाने का, तो नहा कर आऊँगा। हल्की हल्की हवा चल रही थी, थोड़ी गर्मी थी, लेकिन हवा के कारण ज़रा भी गर्मी नहीं लग रही थी। थोड़ा थोड़ा पसीना आया हुआ।
जो कि हवा के कारण सूखता जा रहा था। मैंने उस जंगल में पैर रखा। थोड़ा सा ही आगे गया था कि आज मुझे कुछ बेहद ही अजीब सा लगा। हवा पूरी तरह से शांत हो चुकी थी, लेकिन इसी के साथ सन्नाटा भी था। जंगल में ऐसा सन्नाटा कभी नहीं होता। या तो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आ रही होती है या दूर से किसी जानवर की आवाज आ रही होती है। पूरी तरह से सन्नाटा था। सूखी हुई पत्तियों पर मैं पैर रख रहा था और हल्की हल्की आवाज आ रही। मुझे मेरी धड़कन की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हो सकता है काफी समय से मैंने सैर नहीं की, इसी कारण दिल की धड़कन ज्यादा तेज है और आवाज कर रही है। यह सन्नाटा इतना ज्यादा है कि पहली बार मैंने ऐसा कुछ महसूस किया है। थोड़ी देर बाद हवा पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और आवाज बिल्कुल नहीं हो रही थी। पूरी तरह से शांति और थोड़ी थोड़ी ठंडक। इस समय ठंडक नहीं होती। आधी रात को हल्की हल्की ठंडी हवा चलती है, लेकिन इस समय ही ऐसी ठंडक सी हो रही थी। मुझे लगा, अरे ये तो अच्छा हुआ मैंने शर्ट पहनी थी। कहीं बनियान या टी शर्ट पहनकर आता तो मुझे ठंडी लगती। कोई बात नहीं, आगे की तरफ बढ़ता हूँ। देखता हूँ यहाँ पंछी क्यों नहीं है। हो सकता है यहाँ पर पेड़ों की कोई कटाई की गई हो, जिस कारण इस तरफ पंछी है ही नहीं, या कहीं ना कहीं पंछी जानवर चले गए होंगे। कारण जानने की कोशिश करता हूँ। ये सोचकर मैंने आगे बढ़ना जारी रखा था। मैं सीधे रास्ते पर चलता जा रहा था, क्योंकि गांव से या आसपास के घरों से लोग इस तरफ आते होंगे। तो ये एक पगडंडी सी बनी हुई थी जिस पर ज्यादा घास नहीं थी। आसानी से समझ में आ रहा था रास्ता किस तरफ जाता है। लेकिन यहां तो कई घुमाव आते हैं ना। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे ये पगडंडी बिल्कुल सीधी है। 20 मिनट हो चुके थे मैं एक सीध में चले जा रहा, और मैंने महसूस किया कि ये जो पीपल का पेड़ है ना, पगडंडी के बिल्कुल साथ, ये 2 बार आ चुका है। ये कैसे? पहले तो यहां पर कोई पीपल का पेड़ था नहीं, और इतना बड़ा मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। थोड़ी दूर और आगे गया मैं, वैसा ही पीपल का पेड़ मुझे फिर से नजर आया। हूबहू वैसा ही। क्या 3 बार एक जैसा पेड़ नजर आ सकता है? या मैं एक सीध में नहीं बल्कि गोल गोल घूम रहा हूं और ये पेड़ बार बार आता जा रहा है? थोड़ा तेज चलता हूं, ध्यान रखता हूं। कंपास मेरे पास था। एक दिशा में आगे बढ़ता गया। वो पगडंडी बिल्कुल सीधी थी। एक बार और वो पीपल का पेड़ नजर आया और मैं हक्का बक्का सा रह गया। इस बार मैं पता लगाना चाहता था कि मैं गोल गोल घूम रहा हूं या नहीं। कंपास हो सकता है मुझे भटका रहा हो। एक तरीका है जिससे मैं पता लगा सकता हूं। मैंने चाकू निकाला। चाकू से उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक निशान बना दिया। फिर क्या? फिर मैं आगे बढ़ने लगा। एक सीध में आगे बढ़ा। फिर वो पीपल का पेड़ आया जिस पर निशान बना हुआ था, और मैं हक्का बक्का सा रह गया। ये कैसे? मैं गोल गोल घूम रहा हूं। ये तो वही वाला पीपल का पेड़ है जिस पर मैंने निशान बनाया था। ऐसा कैसे हो सकता है? यार, मैं भटक तो नहीं गया? ये कंपास तो एक ही दिशा बता रहा है। मैं एक दिशा में बिल्कुल सीधा ही तो गया हूं। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है मुझे एक सीध में नहीं बढ़ना चाहिए। पगडंडी के सहारे नहीं रहना चाहिए। मुझे दिशा बदलनी होगी। मैं अब पगडंडी के साथ नहीं बल्कि बिल्कुल आड़ा चलने की कोशिश करूंगा। झाड़ियां थीं, घास थी, पेड़ थे। उनके आसपास से निकलकर मैं नए रास्ते का चुनाव कर चुका था। इस जंगल में हजारों बार आ चुका हूं। भटक तो नहीं सकता। भले ही बहुत बड़ा जंगल है, लेकिन कोई कभी इसमें भटका नहीं। इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं कि बाहर निकला ना जा सके। लेकिन सच बताऊं, 20 मिनट हो चुके थे। बार बार एक जैसे पेड़ मुझे नजर आ रहे। लेकिन फिर मैंने थोड़ा ऊपर देखा। 7 से 8 फुट उन पेड़ों के ऊपर किसी ने कुछ उकेर कर बनाया था। अजीब से सिंबल थे, निशान थे। एक निशान जिसे मैं घूर रहा। अचानक मेरे पैर पर किसी कीड़े ने काटा होगा। मैंने जल्दी से अपना पैर झटका। वो कीड़ा एक तरफ गिर गया। फिर मैंने उसी पेड़ की तरफ देखा, ध्यान देने के लिए कि ये निशान क्या है।
मैं हक्का बक्का और हैरान था। पहले तो ये एक गोला बना हुआ था ना, मुझे याद है। अचानक ये त्रिकोण कैसे बन गया? फिर मैंने नीचे देखा और फिर ऊपर देखा। फिर से मुझे एक गोला नजर आया। मैं डर चुका था। ये क्या? फिर मैंने इधर देखा, ऊपर देखा, निशान बदला हुआ। जितनी बार मैं किसी और दिशा में देखता और फिर निशान की तरफ देखता, वो निशान बदल जाता। ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? ये सोचकर मैं डर चुका था। जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। अब मैं किसी पेड़ की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि वैसे निशान हर पेड़ के ऊपर बने हुए। नजरें नीचे झुकाई हुई थी मैं इस पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब लगा यकीन करना होगा। फिर चलने की वो आवाज पूरी तरह से शांति थी। मुझे मेरे पैरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन अचानक जैसे मैं एक कदम आगे बढ़ाता और दूर से एक आवाज आती। कोई मेरे साथ साथ चल रहा था और शाम बहुत गहरी हो चुकी थी। अंधेरा थोड़ा थोड़ा सा होने लगा था। इससे पहले कि घुप अंधेरा हो जाए, मुझे जंगल से बाहर निकलना चाहिए। यह सोचकर मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन कोई मेरे साथ साथ भाग रहा था। नजर कोई नहीं आ रहा। जहां घने पेड़ होते वहां पर मैं टॉर्च को ऑन कर लेता, लेकिन कोई नजर नहीं आता। पत्तियों पर पैर जब मैं रखता तो आवाज गूंजती, लेकिन इतनी ज्यादा भी गूंज नहीं सकती कि इतनी दूर से साफ आवाज सुनाई दे। कोई और है जो मेरे आसपास है, लेकिन नजर क्यों नहीं आ रहा? मैं डरने लगा था। सांस रुकने लगी थी। एक तो सांस भी चढ़ी हुई। बहुत चला था, बहुत भागा था, बाहर अब तक निकल नहीं पाया था। मैं आगे बढ़े जा रहा था और लग रहा था कोई आसपास तो है, ये आवाज तो आ रही है। तभी मैंने टॉर्च की रोशनी में आगे एक पेड़ पर टंगा हुआ लाल कपड़ा देखा। अंधेरा लगभग हो चुका था और ये लाल भड़कीला रंग था और उस कपड़े में कुछ लपेटा गया था और पेड़ पर बांधा गया था। लेकिन लाल रंग का कपड़ा आखिर किसी ने पेड़ पर क्यों बांधा होगा? यह जानने के लिए जैसे ही मैं उस पेड़ के करीब पहुंचा, मैंने उस कपड़े को पेड़ से उतारा। उस कपड़े के अंदर काले काले अजीब से पत्थर थे, पत्थर। जैसे ही मैंने उसे दबाया, वो राख में बदल गए। अचानक हवा का झोंका आया और मुझे महसूस हुआ मेरे कान में कोई बोल कर गया हो। यह फिर से लाल रंग। इतना कहा किसी ने मेरे कान में। मैं तो घबरा गया। मैंने सारा सामान फेंका और वहां से भागा। अब पहली बार मैंने कुछ ऐसा महसूस किया। मुझे लगा कोई करीब था। किसी ने वो शब्द तो बोले हैं, लेकिन हो सकता है हवा का झोंका भी हो। कई बार हवा बड़ी तेजी से ऐसे चलती है, आपको लगता है कुछ बोला गया है, लेकिन वो हवा के झोंके के कारण आई हल्की सी आवाज ही होती है। लेकिन हल्की आवाज में मुझे लगा किसी ने कहा कि फिर से लाल रंग। एक पेड़ के पास थका रुका हुआ था मैं। दूर एक पेड़ के पीछे लाल कपड़े पहने एक आदमी नजर आया, लेकिन उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसके जो बाल थे वो घुंघराले थे, छोटे घुंघराले बाल, लेकिन उसने पूरे के पूरे लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और वो पेड़ के पीछे कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। मैं पेड़ के पीछे गया था ये देखने के लिए, लेकिन वो दिखा ही नहीं। था, कोई ना कोई यहां पर था। गायब तो नहीं हो गया। एक तो इस जंगल में कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मुझे लगता है मुझे जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना चाहिए। अंधेरा काफी ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन इतने समय से सन्नाटा। चिड़िया की आवाज तक नहीं, जानवर की आवाज तक नहीं। मुझे मेरे द्वारा की गई आवाज की सिवा कोई और आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और वो जो लाल कपड़ों में आदमी नजर आया था, वो भागा या चलकर गया, लेकिन आवाज नहीं की उसने। मैं फोन भी अपने साथ लेकर नहीं आया था और इसीलिए मैं घबरा रहा कि किसी मुसीबत में मैं पड़ गया तो किसी को बुला भी नहीं सकता।
ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने इस बार कंपास बाहर निकाला ताकि एक दिशा में आगे बढ़ता जाऊंगा। कुछ अलग हो रहा है इस जंगल में, लेकिन वो कंपास काम ही नहीं कर रहा, गोल गोल घूम रहा था। ऐसा सिर्फ धरती पर 2 जगहों पर होता है, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, सिर्फ 2 जगहों पर। मैं थोड़ा सा मायूस हो गया था कि कंपास काम नहीं करेगा तो मैं एक दिशा में कैसे जा पाऊंगा। तारों का सहारा लेता हूं। चांद तारे वो हमेशा एक ही जगह पर रहते हैं और किस तरफ वो आगे बढ़ेंगे उससे दिशा का पता चल जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। ये सोचकर तारों को देखते देखते मैं आगे बढ़ रहा। आगे वही आदमी मुझे नजर आया, लेकिन एक हल्का सा, जैसे उसका कंधा एक पेड़ से बाहर निकला हो। अंधेरे में लाल रंग बिल्कुल साफ नजर आता है। एक पेड़ से थोड़ा बाहर निकला हुआ वो आदमी। मैं भागकर जैसे ही उस पेड़ के बिल्कुल करीब पहुंचा और पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर दूर मुझे ऐसा ही एक आदमी नजर आया, बाजू बाहर की तरफ निकली हुई, जैसे मुझे देख रहा हो। उसका चेहरा तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन लाल रंग का कुछ पहन रखा था। लेकिन वो क्या गायब हो रहा है? जहां पर भी मुझे वो नजर आ रहा था, वहां जाने के बाद मैं उसे देख नहीं पाता था। ऐसे ही भटकता हुआ कई जगह वो मुझे नजर आता गया। पहले पहले मुझे लगा वो मुझसे आगे निकल रहा है और मैं उसका पीछा कर रहा हूं, लेकिन एक जगह मैं बैठ चुका था और अलग अलग पेड़ों के पीछे से वो निकल रहा। बस चेहरा देख नहीं पाता। जैसे मैं दाईं तरफ देख रहा होता तो बाईं तरफ से वो थोड़ा सा बाहर निकलता। जैसे ही मैं चेहरा देखना चाहता वो पीछे की तरफ छिप रहा होता, लेकिन इतना साफ नजर आ जाता कि लाल कपड़े उसने पहने हैं, कंधा दिखता। इतने में वो पेड़ के पीछे। समझ चुका था मैं उसका पीछा नहीं कर रहा, वो मेरा पीछा कर रहा है। मैंने आवाज लगाई थी, भाई साहब सुनिए, कोई मेरी मदद करेगा? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने कहा, भाई साहब जरा बात तो सुनिए, बस मुझे यहां से बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए। मैं भागकर उस पेड़ के पास गया और हर बार की तरह वो गायब हो चुका था। फिर से दूर नजर आया। इस बार मैं दिन होने का इंतजार करना चाहता था, तो मैंने सोचा मैं यहीं पर इंतजार करता हूं। लेकिन आसपास से हल्की हल्की आवाज हुई। ये आवाज किसी जानवर की भी हो सकती है, लेकिन ना पंछी आवाज कर रहे थे ना कोई जानवर। ये चलने की आवाज थी, फिर गुर्राने की आवाज। ऐसा तेंदुए, शेर, जो जंगली बिल्लियां होती हैं वो आवाज करती हैं, और ये शिकारी होती हैं। मुझे किसी पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए, मैं सुरक्षित रहूंगा। मैंने एक काले पेड़ का चुनाव किया जिसके ऊपर चढ़ना सबसे ज्यादा आसान था। मैं उस काले पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। 12 फुट ऊंचा वो पेड़ होगा, जिसके बिल्कुल शिखर तक मैं पहुंच चुका था और मुझे लगा इतना सुरक्षित होगा या इससे भी ज्यादा। लेकिन नीचे वो टहनियां बाहर ऐसे निकली हैं कि कोई जानवर आसानी से चढ़ नहीं पाएगा। फिर मैंने वो 12 फुट के ऊंचे पेड़ पर एक किताब को देखा। चमड़े की एक किताब ऊपर छिपाई गई थी। मैंने उसे पकड़ा और मैं सोचने लगा, लगता है यहां पहले भी कोई आ चुका है। किसी ने इस किताब को छिपाया हुआ है। देखता हूं किसकी किताब है। उस किताब पर ना कोई टाइटल था ना कुछ और। हर पन्ने पर एक ही जैसे शब्द लिखे हुए, खून से सने लाल कपड़े। हर एक पन्ने के ऊपर एक जैसे शब्द, खून से सने लाल कपड़े, खून से सने लाल कपड़े। मैं उसे पढ़ता जा रहा और डरता जा रहा। उस किताब को मैंने वहीं पर छिपा दिया। उस पेड़ पर बैठा बैठा अब मैं इंतजार करना चाहता था। जब रात गुजरेगी दिन होगा। दिन की रोशनी में डर कम लगेगा और रोशनी में मैं घर का रास्ता ढूंढ पाऊंगा। शायद मैं भटक चुका हूं और जंगल के ऐसे हिस्से में आ चुका हूं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हर पेड़ एक जैसा लगता है। घूमकर मैं उस पगडंडी के सहारे एक ही जगह पर आ रहा हूं और ये लाल कपड़ों वाला जो पेड़ के पीछे से निकलता हुआ नजर आ रहा है,
भ्रम है मेरा या सच में पेड़ों पर उकेर कर बनाई गई वो आकृतियां, वो चिन्ह बदल रहे हैं जब भी मैं आंखें झपकता हूं? ये साधारण नहीं है, ये सब कुछ किसी एक कड़ी से जुड़ा हुआ लगता है। अब पूरी तरह से अंधेरा। मैं टॉर्च को भी जलाई रखना नहीं चाहता था ताकि मेरी पहचान जाहिर ना हो कि कोई यहां पर छिपा है। ऐसे तो शिकारी करीब आ जाएंगे रोशनी को देखते हुए। मैंने टॉर्च को बंद कर दिया। घुप अंधेरा, पूरी तरह से घुप अंधेरा। एक पेड़ पर हल्की सी आवाज हुई और लाल लाल आंखें मुझे नजर आईं। ये किसी शिकारी की लाल आंखें नहीं थीं। ऐसा लगा मुझे जैसे कोई जीव है, साधारण नहीं। लाल आंखें चमकती हुई आग की तरह जो रोशनी छोड़ रही। किसी भी जीव की आंखें ऐसी नहीं होती हैं। मैं जल्दी से उस पेड़ से उतरा क्योंकि छलांग लगाने की आवाज आई थी। एक पेड़ से वो आंखें दूसरे पेड़ पर, पेड़ के ऊपर से वो आंखें आगे बढ़ी। किस जानवर की मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बचना चाहता था। डर के मारे मैंने पेड़ से छलांग लगाई और मैं भागने लगा। उसके बाद क्या? दाएं देखूं या बाएं देखूं, हर तरफ मुझे लाल लाल आंखें नजर आती। टॉर्च काम करना बंद कर चुकी थी। मुझे इसे बंद करना ही नहीं चाहिए था। वो चल ही नहीं रही थी, इसीलिए वो अंधेरे में लाल लाल आंखें ही नजर आ रही। मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। लाल आंखें आग की तरह आसपास के पेड़ों को भी लाल कर रही। मैं भागता गया, बचना चाहता था उन लाल आंखों से। फिर हवा का वो झोंका, इतनी तेज हवा का झोंका कि सभी पेड़ हिल पड़े। बादलों के बीच से बिजली गिरने की वो आवाज थी और वो बिजली बेहद करीब गिरी होगी, लेकिन रोशनी कुछ सेकंड के लिए रही। बिजली इतनी लंबी नहीं होती कि ऐसे इतने समय तक रोशनी करे। रोशनी में पूरी तरह से साफ साफ नजर आया था। लाल आंखों वाले तो नजर नहीं आए, लेकिन कोई करीब से जैसे बोलकर चला गया हो, अब तुम भी हम में से एक हो। ये शब्द मेरे कान में पड़े थे और बिजली की रोशनी इतनी ही। जितने में मैं मुड़कर देखता, पीछे घुप अंधेरा। कोई मौजूद था भी तो मुझे तो नजर नहीं आया। मैं भागा। घने पेड़ों के नीचे छिपने में बेवकूफ़ी थी। लाल लाल आंखें पीछा करे जा रही थी। एक पेड़ की जड़ के नीचे पत्तियों को समेटते हुए मैं छिप चुका था और इंतजार करना सबसे बेहतर होगा। लेकिन वो लाल लाल आंखें हर तरफ एक बार बाहर निकली। रोशनी हो चुकी थी, लाल लाल रोशनी। आसपास मुझे सब कुछ नजर आ रहा आंखों के कारण, लेकिन वो आंखें सिर्फ आंखें थीं, शरीर नजर नहीं आ रहा। हवा में उड़ती हुई दो दो आंखें। मैं जहां पर छिपा हुआ 10 मिनट तक मुझे लगा कि कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। अचानक मेरा शरीर हिला था जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया हो। उसके बाद जो मैं भागा, मैं उन जड़ों के बीच से निकलकर एक सीध में भागने लगा और कमाल की चीज, दूर मुझे पीली पीली रोशनी नजर आई। लाल लाल आंखों की रोशनी नहीं, पीली पीली लालटेन की रोशनी। और भागकर जब मैं करीब पहुंचा, एक पेड़ के ऊपर पीले रंग की लालटेन टंगी हुई थी। आसपास और भी कई लालटेन थी। मुझे वो पूरा इलाका रोशन सा नजर आया और वहां डर कम लग रहा, क्योंकि अंधेरे में डर ज्यादा लगता है। अगर आप अंधेरे से बाहर निकल आएं तो डर भी कम होने लगता है। मुझे लगा यहां छिपा रहूंगा मैं, लेकिन किसी ने पेड़ों के ऊपर लालटेन को क्यों टांगा है? हवा के हल्के हल्के झोंके आ रहे थे। लालटेन हिलती तो टन टन की हल्की हल्की आवाज आती। मैंने पैरों के नीचे वो कर कर की आवाज को महसूस किया। वो अखबार के पन्ने थे जो आंधी के कारण कहीं से उड़कर आए होंगे। एक पन्ने को उठाया मैंने और एक पेड़ के पीछे छिप गया। लालटेन की रोशनी ऐसी थी कि मैं अखबार के पन्नों को पढ़ सकता था, और ये बहुत पुरानी अखबार का पन्ना था। और कमाल की बात, उसकी जो हेडलाइन थी वो मेरे दादाजी से जुड़ी हुई थी। तस्वीर लगी थी ऊपर, मेरे दादाजी की तस्वीर। पहले की वो बात
जो दादाजी बताया करते थे। पूरी की पूरी न्यूज़ छपी हुई थी। मेरे दादाजी यहाँ के बड़े शिकारी हुआ करते थे, जो जंगल में शिकार करने के लिए जाते थे। एक बार मेरे दादाजी कई लोगों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। लोगों का कहना था कि एक आदमखोर जानवर है जो जंगल में रहता है, लोगों का शिकार कर रहा है जो जंगल में जाता है। मेरे दादाजी कई लोगों के साथ जंगल में गए और उस समय उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। हर किसी ने लाल कपड़े। जंगल से सिर्फ एक ही आदमी बाहर निकला था, मेरे दादाजी। और मेरे दादाजी ने सबको कहा था कि उस जानवर को मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन बाकी कोई बच नहीं पाया। उसने सब पर हमला किया। अंत में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह मेरे दादाजी की तस्वीर और वो खबर उस अखबार में छपी हुई। अखबार के कई पन्ने गिरे हुए थे, लेकिन ऐसे ही पन्ने थे, कोई अलग अलग नहीं। किसी ने अखबार के पुराने ये पन्ने संभाल कर रखे और एक साथ हवा में उड़ा दिए, या कुछ और है। ये एक ऐसा रहस्य था जो मैं जानना चाहता था कि कौन है जो मुझे यहाँ पर फंसाए हुए है। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। मेरे दादाजी ने आदमखोर का शिकार किया था और लाल कपड़े पहनकर वो भी तो जंगल में गए थे। सिर्फ मेरे दादाजी बचकर आए थे। क्या उन्होंने किसी को बताया नहीं? उन्होंने किसे देखा था? और लाल कपड़े पहनने के बावजूद भी मेरे दादाजी बचकर वापस आ गए थे। वो लालटेन हवा के झोंके के कारण हिलने लगी और उसके अंदर की आग बुझने लगी थी। वो आंधी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी, जो अखबार के पन्नों को उड़ा कर ले जा रही थी। मैंने भी भागना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे लाल लाल आंखें अब नज़र आने लगी थी। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ और उसमें निकल कर आती वो लाल लाल आंखें। लालटेन गिरने लगी, वो अखबार जलने लगी थी। मुझे लगा भागो, ऐसा ना हो मैं जंगल में फंस जाऊं और यहाँ चारों तरफ आग लग जाए। मैं भागा, बहुत तेज़ भागा। मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा। मुझे लग रहा था यहाँ पर कोई ना कोई होगा, क्योंकि यहाँ पर कई मशालें जलाई गई थी, जैसे गांव के लोग यहाँ पर आए हों, मशालें जला कर गए हों। तो कोई ना कोई तो होगा जो मदद करेगा। मैंने वहां ढूंढने की कोशिश की, जिंदा तो कोई नहीं मिला। मुझे हड्डियां मिली, हड्डियां जो लाल कपड़ों में ऐसे लपेटी गई थीं, इंसानी आकार बनाए गए थे। दूर से मुझे लगा था कि कोई ना कोई बैठा हुआ है। करीब जाकर छूकर देखा तो हड्डियां थीं, कपड़ों से लपेटी गई थीं। हड्डियां ही हड्डियां और सारी हड्डियां इंसानी थीं। पहचान है मुझे इंसानी हड्डियों की, स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, शरीर के बारे में पूरी जानकारी है। इंसानी हड्डियां इतनी ज़्यादा मात्रा में इस जगह देखकर मेरी टांगें कांपने लगी। ज़्यादातर जहाँ हड्डियां पाई जाती हैं वहाँ कोई शिकारी भी होता है जो शिकार करता है और वहाँ पर लाकर उस शिकार को खाता है, फिर हड्डियों को फेंक देता है। सिखाया जाता है हमें कि अगर जंगल में जाओ, हड्डियां नजर आने लगे तो भागो, क्योंकि वहां पर शिकारी नज़दीक ही होता है। ये वो जगह है जहां वो जिंदा शिकार को भी बांध कर रखता है, अपाहिज करके रखता है, भूख लगने पर खाता है। ये बेहद दर्दनाक मौत होती है। क्या मेरे साथ ऐसा कुछ तो नहीं होगा? मुझे लगा था इससे ज़्यादा भयानक क्या हो सकता है, लेकिन जो मैंने देखा सच में इससे ज़्यादा भयानक था। वो हड्डियां थीं जो लाल कपड़ों में लपेटी गई थीं। वो जो हड्डियां वो हिली, फिर वो हड्डियों से बने, क्या कहूं, पुतले वो उठकर खड़े हो गए थे और फिर वो पुतले मेरा पीछा करने लगे। उनके अंदर से हड्डियां निकल रही थी, नीचे गिर रही थी, फिर भी वो कैसे चल पा रहे मेरी समझ से बाहर था। मुझे
पेड़ भी हिलते हुए नजर आ रहे। ये जो तेज हवा के झोंके हवा के थपेड़े मार रहे थे ना, ये आंधी के कारण आई हवा नहीं थी। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे और उन पेड़ों के हिलने के कारण जो हवा के झोंके इस तरफ आते वो मुझे आंधी के समान लग रहे। मशालें बुझने लगी थीं, वो पुतले पीछा कर रहे थे। मुझे लगा अंधेरे में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये शापित हड्डियां हैं। शापित हड्डियां एक आकार में इंसानों की तरह चल रही हैं। लाल लाल आंखें। ये जो लाल आंखें हैं ये किसकी हैं मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर से मैंने भागना शुरू कर दिया। इतने समय से मैं भाग ही रहा था, इसीलिए मेरी सेहत बिगड़ने लगी थी। मुझे चक्कर आने लगे थे। प्यास इतनी ज़्यादा लगी हुई, गला सूखा पड़ा था, लेकिन जिंदगी को बचाने के लिए शरीर अब भी काम कर रहा था। जानता था मैं बेहोश होकर अगर मैं गिर गया बचूंगा नहीं, आंखें दोबारा खोलेंगी नहीं मेरी। और वहां पर मुझे नजर आया एक बेहद ही अजीब सा जीव। मकड़ी के समान था, लेकिन उसका जो मुंह था वो बिल्कुल इंसानी, बड़ा सा मुंह, एक जोकर की तरह, जैसे उसमें हवा भरी गई हो। मोटा सा वो मुंह और कई टांगे। वो मकड़ी की टांगे थी जिसके नीचे पैर लगे हुए। क्या बताऊं, ये एक सपने के समान था। और फिर मेरे पीछे पीछे वो मकड़ी पेड़ों को ऐसे काट रही अपने मुंह से कि एक कैंची सी लगी हुई थी। मेरे ऊपर 2-3 बार उसने हमला किया। मैं आगे आगे भागने लगा। वो मकड़ी मेरे पीछे पीछे थी। चारों तरफ से मुझे लाल लाल आंखें दिखने लगी। ये आंखें जो थी ना, उसकी टांगों में लगी हुई थी। वो मकड़ी की कई टांगे थीं। उसने चारों तरफ अपनी टांगों को फैलाया। वो 2-2 आंखें उसकी हर एक टांग के नीचे वो चमक रही थीं, आंख की तरह चमक रही थीं। मैं समझ गया कब से यह मकड़ी मेरा पीछा कर रही है। यह भयानक मकड़ी। वो मकड़ी पूरी तरह से लाल रंग की थी। पूरा का पूरा उसका शरीर लाल था। मैं उससे दूर भागना चाहता था, लेकिन मकड़ी के भागने की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज थी। मैं बचने के लिए कुछ भी कर सकता था। मुझे एक संकरी सी सुरंग नजर आई जो ज़मीन के नीचे की तरफ जा रही। वो काफ़ी संकरी थी। ये मकड़ी उसमें घुस नहीं सकती थी, इसीलिए मैं उस संकरी सी सुरंग में घुस गया। मकड़ी ऊपर से अपनी टांगे अंदर घुसाने की कोशिश कर रही, लेकिन वो मकड़ी इस सुरंग के अंदर नहीं आ सकती थी। उसने अपना मुंह आगे की तरफ किया था मुझे काटने के लिए, लेकिन मैं इस सुरंग में अंदर की तरफ भागता चला गया। अंधेरा काफ़ी था, लेकिन मेरे हाथ में एक लालटेन आई थी। उसे लेकर मैं अंदर घुसता चला गया। सुरंग के अंदर मकड़ी के जाले लगे हुए थे, मोटे मोटे मकड़ी के जाले। और उसे देखकर मैं सोचने को मजबूर हो गया, ये साधारण मकड़ी के जाले नहीं लगते, किसी बड़ी मकड़ी के अजीबोगरीब जाले लगते हैं। क्या मैं उसके घर के अंदर तो नहीं आ गया? वो संकरी सुरंग एक बड़े गुफा के हिस्से तक पहुंची हुई, और उस गुफा के हिस्से में लाल पत्थर थे, चमकने वाले लाल पत्थर जो बहुत ज़्यादा रोशनी कर रहे। और वहाँ मकड़ी का झुंड, क्या बताऊँ, सैकड़ों मकड़ियाँ थीं। वो गुफा इतनी बड़ी और ऊपर से चांद की रोशनी नीचे पड़ रही थी। उन्हें कैसे पता कि इस तरफ से मैं आया हूँ? मैंने उन्हें देखा और बचकर पीछे जाने की कोशिश की। एक झटके में हर एक मकड़ी मेरी तरफ देखने लगी थी। वो मकड़ी के बच्चे थे, छोटे आकार के, जो संकरी सुरंग में घुस सकते थे। मैं पीछे की तरफ भागा, लेकिन मकड़ियां ही मकड़ियां जो मुझे चारों तरफ से घेर चुकी थी। फिर क्या, उन्होंने मुझ पर हमला किया। मेरे शरीर पर कुछ जख्म हुए थे, लेकिन उन्होंने मुझे मकड़ी के जाले में लपेट कर खींचना शुरू कर दिया। खींचती गई और उस गुफा के बिल्कुल बीच में ऊपर मकड़ी का बहुत ज़्यादा जाला था। एक रस्सी के समान मकड़ी के जाले में मुझे लटका दिया गया, और मैं ऐसे कैद था जैसे
शरीर को रबर के साथ बांधा गया है। मैं हिल नहीं पा रहा था, बोल पा रहा था, लेकिन क्या कहता। मकड़ियां इंसानी भाषा नहीं जानती। मुझे लगा था वो मकड़ियां मुझे मार डालेंगी, लेकिन मेरी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य आया जिस पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। हर एक मकड़ी एक दूसरे में समाने लगी, जैसे एक इल्यूजन हो, आंखों का भ्रम हो। वो मकड़ियां एक दूसरे में समाती जा रही थी। खींचते हुए पेड़ समाते जा रहे एक केंद्र बिंदु में। कई लालटेन उड़ती हुई उसके बीच समाती गई, लाल आंखें भी खींचती हुई उसके बीच, और एक धमाका हुआ था, जिसके बाद मैं तो वहीं पर लटका हुआ, लेकिन मेरे सामने एक आदमी था लाल कपड़ों में। पीठ मेरी तरफ थी और उसने हल्की सी आवाज में कहा था, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, तुम्हें बताया नहीं था। ये आवाज पहचानी पहचानी सी थी, लेकिन ये सच कैसे हो सकता है? ये मेरे दादाजी की आवाज थी, लेकिन मैंने अपने इन हाथों से दादाजी की लाश को देखा है जब वो दिल का दौरा पड़ने के कारण मारे गए थे, और उनकी लाश को मेरी आंखों के सामने जलाया गया था, राख को बहाया गया था। मैं कैसे बताऊं? ये संभव नहीं है। और फिर जब वो आदमी पीछे की तरफ घूमा, वो चेहरा भी मेरे दादाजी का था, वो आंखें भी, और मुझे देखते हुए वो कहने लगे थे, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने बताया नहीं था लाल कपड़े पहनकर जंगल में रात के वक्त कभी मत जाना। ये जंगल बहुत भयानक है और कुछ दृश्य तुम देख चुके होगे। इसीलिए ये तो अच्छा हुआ कि मैं सब कुछ देख सकता हूं, इसीलिए तुम जिंदा हो, वरना हो सकता है तुम मारे जाते। अब मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा, रुकना मत, चले जाना। अगर तुम रुके, हो सकता है ये ताकत तुम पर हावी हो और तुम्हें मौत के घाट उतारने की कोशिश करे। तो चुपचाप इस जंगल से बाहर चले जाना, और जैसे ही मैं तुम्हें उतारूं, लाल रंग के जितने कपड़े पहने हैं तुमने उतार देना। मैं तुम्हें सफ़ेद पट्टी दूंगा, जो जहां पर जख्म है लपेट लेना। लाल रंग शरीर पर नजर नहीं आना चाहिए। उसके बाद कुछ बुरा नहीं होगा, तुम यहां से निकल पाओगे। लेकिन मैंने सबसे पहले यही सवाल किया था, कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम मेरे दादाजी जैसे क्यों नजर आ रहे हो? और सामने से मुझे जवाब मिला था, मैं तुम्हारा दादा ही हूं। पहचानते नहीं मुझे, लेकिन तुम यकीन कैसे करोगे? मुझे तो मरा हुआ देखा है तुमने। मैं जला भी दिया गया था, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ। मुझे खत्म करने का एक ही तरीका है जो किसी को नहीं पता, कहीं लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ मैं ही जानता हूं, क्योंकि यहां फंसा भी मैं था। खुद को खत्म करने का तरीका भी सिर्फ मैं ही जानता हूं, जो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो मेरे दादाजी थे। मैं खुश होता या दुखी होता कि वो क्या बन चुके हैं? मुझे उन्होंने आज़ाद किया और मैं सामने खड़ा था। लाल कपड़े मैंने उतारे नहीं थे, क्योंकि मैंने दादाजी से पूछा, आपने लाल कपड़े क्यों पहने हैं और हर चीज़ आप में क्यों समाई है? मुझे जवाब चाहिए। दादाजी ने कहा, जवाब मैं तुम्हें क्या दूं? तुम समझ नहीं पाओगे। मैंने कहा, दादाजी सच बताइए, जब आप इस जंगल में आए थे, आपके सिवा कोई बच नहीं पाया था। तब इस जंगल में क्या हुआ था? कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो सिर्फ आपको पता है। बताइए क्या हुआ था। मेरे ये शब्दों का असर दादाजी पर ऐसा हुआ कि वो बुड़बुड़ाने लगे थे, खुद से बात करने लगे थे। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। मुझे इस तरह से क्यों बोल रहे हो? मैं नहीं बताने वाला। क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो, लेकिन मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन हो भी सकता है, जो चीजें मैं देख चुका हूं, अब हर चीज पर यकीन होने लगा था। मैंने कहा, दादाजी किससे बात कर रहे हैं? दादाजी ने कहा,
जल्दी से कपड़े उतारो और चले जाओ, मैं ज़्यादा देर उन्हें रोक नहीं सकता, चले जाओ। फिर वो खुद से बात करने लगते। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, नहीं ये वो नहीं है, वो कोई और होगा, कोई और होगा, मैं नहीं करने वाला, नहीं नहीं, इसे नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मेरे दादाजी को ऐसा लग रहा था कोई जानबूझकर बताने को कह रहा है, लेकिन मेरे दादाजी मान नहीं रहे थे। फिर मैंने दादाजी को कहा, बताइए दादाजी, उस रात क्या हुआ था? उसके बाद मैं कपड़े उतार कर यहाँ से चला जाऊंगा, लाल कपड़े कभी नहीं पहनूंगा। दादाजी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, सिर्फ उतना बताऊंगा मैं, हाँ हाँ ठीक है ना, अब मुझे परेशान करना बंद करो सब। फिर मेरे दादाजी ने बताया, हाँ मैं जंगल में आया था, कोई आदमखोर था जो यहाँ पर शिकार कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आदमखोर कौन है। इतना पता था लाल कपड़े जिसने पहने हों उसका शिकार हो रहा था, तो मैं लाल कपड़े पहन कर आया और सभी साथियों को लाल कपड़े पहनने को कहा। ये मेरा घमंड था, मुझे लग रहा था कोई भी आदमखोर हो मैं उसका शिकार करूंगा। पहले से कहा जाता था जंगल में लाल कपड़े मत पहनना, जंगल खून खराबे से भरा है, लाल रंग से दूर रहना चाहिए, लेकिन वो गलती मैंने की थी। इस जंगल में कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसा जीव था जैसा तुम देख चुके हो, उसने सबको मारा था, लेकिन मैं बचकर आ गया था। मैंने पूछा, दादाजी कैसे, उसने आपको क्यों नहीं मारा? दादाजी जवाब देना नहीं चाहते थे। मुझे लगा मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों का मरना बंद हो, ये लाल रंग का जो भी श्राप है ये खत्म हो। मेरे पास वो चाकू था, मैं उस इंसान को अपने दादाजी मानता ही नहीं था। मैंने छलांग लगाई और उस चाकू से अपने दादाजी की छाती को गोदना शुरू कर दिया। मुझे पता है मेरे दादाजी मर चुके हैं, अगर अब तक जिंदा भी होते तो बहुत ज्यादा बूढ़े होने चाहिए थे, ये मेरे दादाजी नहीं है। चाकू से गोद गोद कर मैंने उस इंसान को मार डाला, लेकिन मरने के बाद वो फिर से उठा, उसी हालत में था इससे पहले कि मैं दोबारा वार करता। वो मेरे दादाजी ही थे जो कहने लगे, अब फायदा नहीं, मेरी मौत निश्चित है, मैं मरने वाला हूं, जैसा हर बार होता है वैसा ही हुआ, तुमने भी वो गलती कर दी जो मैंने की थी। मैंने पूछा, दादाजी क्या कह रहे हो? आपका मरना बहुत ज़रूरी था, ये शाप तभी खत्म होगा, आपने लोगों को मारा था। दादाजी ने कहा, नहीं, वो मेरे दादा थे जो मुझे लगा था मर चुके हैं, लेकिन इस शाप से जुड़े थे। ये श्राप हमारे परिवार से जुड़ा है। जो पीढ़ी यहाँ पर आती है लाल कपड़ों में, उसे उसके पूर्वज की मौत ये श्राप देती है। मैंने अपने दादाजी को रोकने की कोशिश की थी क्योंकि उन्होंने मेरे साथियों को मार डाला था। मैंने उन्हें मारा तो वो श्राप मुझे मिला, लेकिन धीरे धीरे वो श्राप असर करता है और मैं जंगल से दूर जा नहीं सकता था। लाल खून, लाल रंग देखने के बाद मेरे अंदर से ये ताकत निकलती जो ऐसे रहस्यमय जंगल का निर्माण करती जिसमें कोई भी भटक सकता था, कोई भी मर सकता था। लेकिन इस श्राप का अंत एक ही तरीके से होता है, अगर आपकी संतान या उसकी संतान या उसकी संतान कोई भी पीढ़ी आपको मौत के घाट उतारे तो ये श्राप उसे मिलता है। तुमने मुझे क्यों मारा? अब तुम भी इस जंगल में भटकोगे। जो लाल रंग पहनकर इस जंगल में आएगा तुम उसे मौत के घाट उतारोगे। ये तुम्हारे वश में नहीं रहेगा, धीरे धीरे इसका असर होगा तुम पर। ये राज मैंने छिपाए रखा था, खुद को खुद मारा था, लेकिन मेरे मरने के बाद भी मैं मरता नहीं। मेरा शरीर मर जाता लेकिन नया शरीर मिलता, तो मैं ऐसे सबको धोखा देकर, वो मेरी लाश ही थी जैसी कई लाशें बन सकती थी। मैं जंगल में आया,
लेकिन लाल रंग ने हर बार कुछ न कुछ किया। तुम्हारे पिता को मैंने ये बताया था, लेकिन वो इस पर यकीन नहीं कर पाए थे। लेकिन वादे के अनुसार वो इस घर में दोबारा कभी नहीं आए, ना इस जंगल में। लेकिन तुमने गलती की। अब मेरी मौत तय है और ये पूरी ताकत तुम में समा जाएगी। मेरी आंखों के सामने मेरे दादाजी, जिनका एक शरीर था, वो एक खून के कतरे में बदल गए। खून जिससे जमीन लाल हो गई और हर एक चीज मेरे अंदर समाने लगी। बहुत समय लगा, लेकिन मैं हैरान, हर चीज मुझ में समा गई। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। मैं उस जंगल से आखिरकार बाहर निकला, घर पहुंचा। कपड़े मैंने जंगल में उतार दिए थे। मैं बच चुका था। उस जंगल में जाकर मैं वापस आ चुका था। लेकिन क्या सच में अपने दादाजी को मारना मेरी सबसे बड़ी गलती थी? धीरे धीरे मुझ पर असर हो रहा है। लाल रंग या खून मुझे आकर्षित करता है। मौत के घाट उतार देता हूं जो लाल कपड़ों में होता है, लेकिन शहर में नहीं रह सकता। कई लाशें बिछा चुका हूं, खा चुका हूं उन्हें। शरीर की एक हड्डी तक नहीं छोड़ता। चबा जाता हूं, मकड़ी की तरह बड़ा हो सकता हूं। मेरे अंदर कई ताकतें समाई हैं, लेकिन मैं सभ्य समाज में नहीं रह सकता। वापिस जंगल में मौत का नाटक करके मुझे पहुंचना होगा, लेकिन समय है मेरे पास। शायद उस जंगल में जाने से पहले मैं अपनी जिंदगी बिता पाऊं, शादी कर पाऊं और बच्चे कर पाऊं। शायद जब मेरे बच्चे या मेरी पीढ़ी उस जंगल में लाल कपड़ों में आएगी, तो वो मुझे मौत के घाट उतारेंगे और ये शाप जैसे चलता आया है हमारे परिवार के साथ, वैसा चलता रहेगा। क्या इस कहानी को आप खुद से नहीं जोड़ सकते? क्या आपको आपके परिवार की पूरी जानकारी है? क्या आप सब कुछ जानते हैं, या ऐसा कोई राज आपके परिवार के साथ भी जुड़ा है?